रिएक्शंस में कौन सी स्टेज होती है जिस स्टेज को हमने पढ़ना होता है? आई थिंक देयर इज दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज होती है। और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या कहानी है जी? देयर इज दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होता है। मैंने इसका ओ लेवल का और एएस का वर्जन मैंने तो रिव्यू कर दिया था, फिर आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने उसको क्या करना है, आप लोगों ने उसको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, अभी क्लास जब इख्तिताम होगी तो मैं आपकी कॉपीज को चेक कर लूंगा कि किस किस ने काम किया है, किस किस ने नहीं किया। मतलब इतने बड़े लेक्चर के बाद, इतनी बेइज्जती और इतना पूरे मुल्क को याद करने के बाद, अपने ख़ानदान को, पूरे नस्लों को, सब कुछ याद करने के बाद भी हमने काम अगर नहीं करना है तो पता नहीं क्या करना है। बहरहाल जो भी है, मैं अभी एएस के टॉपिक पे मज़ीद नहीं जाऊंगा, मुझे A2 के टॉपिक पे जाना है। और A2 के टॉपिक पे जाने के लिए मैं एक सिंपल सी बात कर देना चाहता हूँ कि मुझे आपको बताना है कि कौन कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है और किस किस रिएक्शन में उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मैंने क्या क्या कहना है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक डेवलप करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी नज़र में कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल हैं? सबसे पहले तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। प्लीज एनीवन, ऊंचा बोलेंगे ये प्लीज। नहीं, बात की बात नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल दीजिए। आपको किस रिएक्शन का पता है वो रिवर्सिबल है? हाँ, एक हेबर प्रोसेस का पता है वो रिवर्सिबल है, और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पता है वो रिवर्सिबल है। और हाथ खड़ा करके प्लीज बोलेंगे ताकि मैं सुन सकूं। हमजा, चलो वो कहीं एग्जांपल थी, डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिवर्सिबल है। और जनाब साहब कोशिश कीजिए प्लीज, ऊंचा बोलिए। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाँ कहीं ना कहीं वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड था उसकी भी हमने कुछ थर्मल डीकम्पोजिशन कराई थी कि उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन जो है वो क्या पता कोई रिवर्सिबल टाइप है कि HI को तोड़ेंगे तो H2+I2 आ जाएगा, और अगर वो क्लोज्ड सिस्टम में हुआ तो शायद वो वापस ये बना। ठीक है जी, ऐसा भी होता है, बिल्कुल ठीक है। और तो मतलब हमने ना कोई कैटेगरी डिजाइन नहीं की हुई, हमें बस 3-4 एग्जांपल्स पता है कि जिन एग्जांपल्स में से ओ लेवल की एग्जांपल्स हैं हेबर प्रोसेस की और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, तो वो पक्की पक्की याद है हमें कि सर हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता था, वो तो था ही रिवर्सिबल। और वो याद क्यों हो गया? वो बचपन में याद कराया गया है, उसकी वो कंडीशंस कि टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा, कैटलिस्ट इतना होगा, दरमियान में निशान ये वाला लगाएंगे, रटा मारा हमने इसका बचपन में। तो जो बचपन से रटा मारा हुआ वो तो नहीं भूलेगा अभी। फिर हम जब एएस में आए तो आपने अंदाजा लगाया सर जी वो एक डीकम्पोजिशन कोई कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो इस नोट्स में कहीं पहले पेज पे बनी हुई है, उसको आपने कह दिया वो क्या है, वो रिवर्सिबल है। हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई हाइड्रोजन प्लस हेलोजेंस का कोई रिएक्शन है, उसमें से कोई एक आधा रिएक्शन डीकम्पोज या फॉर्म हो रहा था तो रिवर्सिबल हमने निशान लगाया हुआ है, उसने वो एग्जाम्पल दे दी। फिर एक वो आई होप अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मुझे एक मिसाल दें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा एक कॉमन मिसाल होता है एस्टेरिफिकेशन वाला, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कनॉल को मिक्स करते हैं तो एस्टर प्लस वाटर बनता है। उधर ही एस्टर प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, वो पीछे जा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस उनकी हो सकती है। अच्छा, लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशंस अलग हैं, आगे जाने के लिए शायद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोलिसिस के लिए शायद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड, खैर जो भी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लोज सिस्टम में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो अगर हम अपने ओ लेवल या एएस के दिमाग को जगाएं तो शायद कहीं ना कहीं एग्जांपल्स हमें याद आ जाए। बहरहाल अदरवाइज हमने कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ कि जी फलानी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होंगे। मतलब हमने कभी कहा है कि सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस रिवर्सिबल होंगे, नहीं, बल्कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितने होते हैं वो तो सर जी वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। वो तो एक दफा एसिड प्लस बेस मिक्स करके आपने सॉल्ट प्लस वाटर बना लिया, तो सॉल्ट प्लस वाटर से तो हमने कभी भी एसिड नहीं बनाया, ऐसा तो बड़ा मुश्किल रिएक्शन होता है। ठीक है, बहरहाल बहुत सारे रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दफा किसी मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया तो कर दिया बस, वो दोबारा वो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को तो नहीं डिस्प्लेस कर सकता, वो भी एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है,
कंबस्शन रिएक्शन, सर जी एक दफा आपने अगर कंबस्ट करा दिया किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तो वो निकल जाएगा, CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। हाँ, उसको वापस रिवर्स करने के लिए पता नहीं फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी, तो क्लोरोफिल में जाना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा खुदाई निज़ाम है, बड़ा कुदरत का निज़ाम है कि वो शायद CO2 और वाटर को दोबारा से किसी ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर दे। लेकिन एक वक्त में वो नहीं हो सकते दोनों, मतलब रिस्पायरेशन या कंबशन एक अलग दुनिया है और फोटोसिंथेसिस वाली एक अलग दुनिया है। वो एक वक्त में दोनों फिनोमेना कभी भी नहीं होते, एक ही होता है उनमें से। वो भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, मतलब वो जनरल कैटेगरीज है ना, कंबशन एक जनरल कैटेगरी है, न्यूट्रलाइजेशन एक जनरल कैटेगरी है, डिस्प्लेसमेंट एक जनरल कैटेगरी है। लेकिन उन जनरल कैटेगरीज के साथ हमने कभी भी इरिवर्सिबल का लफ्ज नहीं जोड़ा, हमने रिवर्सिबल का लफ्ज नहीं जोड़ा। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमारे पास गिनी चुनी 3-4 स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जनरल एग्जांपल्स भी नहीं है। वो गिनी चुनी 3-4 स्पेसिफिक क्या एग्जांपल थी, वही दोबारा बताता हूँ, हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और एक आपने जो भी आगे मुझे 2-3-4 और रिएक्शंस बताए, इनके अलावा तो मुझे भी याद नहीं आते कि सर स्पेसिफिकली और क्या हो। लेकिन हाँ, अब A2 में हम जब आ गए हैं तो यहाँ वो कहता है यार एक काम करो, पहले कोई जनरल सिचुएशंस डेवलप करो। जिन जनरल सिचुएशंस के बारे में आप क्या कहोगे, जिन जनरल सिचुएशंस को आप कहेंगे कि सर वो क्या है, वो कौन से रिएक्शंस है जी, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आप ऐसी कोई जनरल सिचुएशन सोच सकते हैं कि जिसके बारे में आप ये मुझे कह सकें सर जी ये रिवर्सिबल होगा? प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, ऊंचा बोलिए। रिएक्शन पूछ रहा हूं, क्लोज सिस्टम में क्या कराऊं कि वो रिवर्सिबल होगा? तो सिस्टम क्लोज तो होना ही चाहिए ना, वो तो ठीक है। उसमें कौन सा जनरल रिएक्शन कराऊं कि जिसके बारे में कहूंगा कि सर जी ये देखें ना, ये तो रिवर्सिबल है, दोनों काम हो रहे हैं। हाँ, डीकॉम्पोजिशंस के रिएक्शंस। चलो कुछ हद तक मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि डीकॉम्पोजिशंस अगर आप क्लोज सिस्टम में कराएं तो कंपाउंड जिसमें डीकम्पोज हो रहा होता है वो वापस कंपोज भी हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपके पहले पेज पर है, तो आप अगर इसकी सिचुएशन बनाना चाहते हो तो आई डोंट माइंड दैट। इसके अलावा चलें, एक ही सिचुएशन पूरे A2 पे चलेगी। वो आप जब कभी किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हर आयनिक कंपाउंड 100% डिसॉल्व होकर इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है? नहीं ना। क्या होता है सर जी? वो तो कुछ जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो है वो पार्शली सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो इनसॉल्युबल, बल्कि नहीं, इनसॉल्युबल दुनिया की कोई भी चीज नहीं होती, कुछ ना कुछ हद तक। अब वो हद बेशक 0.00001% ही क्यों ना हो, इतना कुछ ना, हर कंपाउंड क्या होता है, डिसॉल्व होता ही होता है। तो हम शायद एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो मैं समझता हूं ये जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये जनरल कॉन्सेप्ट है किस चीज के लिए, आपके रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होने के लिए। जैसे आपने सॉल्युबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, कौन से वाले सर जी? ग्रुप नंबर 1 के सारे कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, तो वो तो 100% होंगे। लेकिन जब आप ग्रुप नंबर 2 वालों को पढ़ते हैं कि उनके हाइड्रोक्साइड्स का एक ऊपर तक ट्रेंड है, नीचे जाते हुए सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीज करती है, ठीक है, और सल्फेट्स का अपना एक ट्रेंड है, उनकी भी नीचे जाते हुए सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स वो पता नहीं उल्टा बोला शायद मैंने, उधर इंक्रीज करती है, इधर डिक्रीज करती है। अच्छा, अब सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स तो नहीं है, वो तुम्हारे सिलेबस में है। मैं उसके अलावा अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करूं, कोवलेंट कंपाउंड्स में सर जी ये जो हाइड्रोजन के क्लोराइड्स होते हैं या हाइड्रोजन के हैलाइड्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन का क्लोराइड सर ये तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, हाइड्रोजन का फ्लोराइड सर ये भी सॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन का ब्रोमाइड सर ये भी सॉल्युबल होगा। जो एक मिसाल आपने मुझे दी है, मैं उस हाइड्रोजन आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, सर जी वो पता नहीं सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। चलो मैं कहता हूं होगा, ढेर सारा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। तो अगर वो थोड़ा सा सॉल्युबल होगा तो एक कहानी है। जो हाइड्रोजन क्लोराइड पूरी तरह सॉल्युबल होता है, आपको पता ना, हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होकर कौन से आयंस पैदा करता है? H पॉजिटिव आयंस। ये H पॉजिटिव आयंस वाली बात आपको याद होगी, प्रोटॉन डोनर वाली बात आपको याद होगी, एसिड वाली बात आपको याद होगी। तो HCl जब डिसॉल्व हो जाता है तो क्या बिहेव करता है? एसिड की तरह। किस एसिड की तरह? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह।
और आपको याद होगा कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट इस बुनियाद पर पढ़ा है कि जो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, जो 100% आयनाइज हो गया, जो 100% डिसोसिएट हो गया, वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिसकी डिसोसिएशन में, आयनाइजेशन में या सॉल्युबिलिटी में मसला हो गया, या पार्शियल हो गया, या थोड़ा हो गया, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? उसको आई थिंक मैं वीक एसिड बोलूंगा, या बेस हुई तो वीक बेस बोलूंगा, सॉल्ट हुआ तो लेस सॉल्युबल सॉल्ट बोलूंगा। इस तरह के मसले मसाइल चल रहे होंगे। अच्छा, अब जिसकी भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, 100% से थोड़ी कम होगी, उसके पानी में डिसॉल्व होने के रिएक्शन को मैं क्या सिंबल दूंगा? सीधा सीधा एरो दूंगा या टू वे एरो दूंगा? आई होप आपने कभी ना कभी तो किया होगा। जो भी पार्शली, मतलब मैं अगर वीक एसिड की बात करूं, आपने कभी वीक एसिड को पानी में डिसॉल्व करके रिएक्शन नहीं लिखा है? तो सीधा एरो बनाया कि टू वे एरो बनाया? टू वे एरो बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे आप किसी वीक एसिड को पानी में डिसॉल्व करें, चाहे आप किसी वीक बेस को पानी में डिसॉल्व करें, चाहे आप किसी ऐसे सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें जो लेस सॉल्युबल हो, ठीक है, इन तमाम रिएक्शंस में क्या कहानी होती है? इन तमाम रिएक्शंस में हम इन तमाम रिएक्शंस को क्या कहते हैं? हम इन तमाम रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और इन तमाम रिएक्शंस में क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। क्या मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम का? सर इसमें एक वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज गौर से सुनिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कहीं जाकर कांस्टेंट हो जाती है। जब वो कांस्टेंट हो जाती है तो सर उनकी कॉन्सेंट्रेशंस की एक रेशो जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं? वैसे तो उसकी वैल्यू को केस ही कहते हैं, लेकिन अगर मैं वीक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, उसके डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर जाकर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, उसको मैं के सी नहीं, उसको मैं के ए कहूंगा। क्यों? ए फॉर एसिड। कि अगर मुझे किसी एसिड को डिसॉल्व करते वक्त कोई रिवर्सिबल रिएक्शन का सामना हुआ, उसका जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो फिर वो के सी नहीं होगा भाई, उसको मैं क्या बोलूंगा? के ए बोलूंगा। अच्छा, अगर मैंने किसी बेस को पानी में डिसॉल्व किया और मुझे वहां भी रिवर्सिबल रिएक्शन का सामना हुआ और वहां मुझे इक्विलिब्रियम पे जाकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ा, तो मैं उस के सी को भी के सी नहीं कहूंगा, उसको मैं के बी कहना स्टार्ट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे पानी की आयनाइजेशन का सामना करना पड़ गया, किसकी? कि जी हालांकि आपको पता है पानी खुद से तो आयनाइज नहीं करता, लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा रिएक्शन लिखना पड़ गया कि सर जी पानी आयनाइज कर गया, तो मैं उसके लिए भी क्या करूंगा? रिवर्सिबल रिएक्शन का हिसाब किताब लगाऊंगा, और उसके रिवर्सिबल रिएक्शन का भी जब मैं के सी निकालूंगा तो के सी नहीं होगा, वो के डब्ल्यू होगा, के फॉर वाटर, के ए फॉर मतलब के फॉर एसिड, के बी मतलब के फॉर बेस, के डब्ल्यू मतलब के फॉर वाटर। फिर इसी तरह अगर मैंने किसी सॉल्ट को पानी में डाला, लाइक मैंने अगर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दिया और मुझे रिवर्सिबल रिएक्शन का सामना, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये बेरियम सल्फेट सॉल्ट है ना, उसको पानी में डिसॉल्व किया और क्या हुआ? उसको पानी में डिसॉल्व करने से सही तरह डिसॉल्व ना हुआ, उधर भी मुझे कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन का सामना करना पड़ा, तो वहां जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो क्या होगा? उसको के सी की बजाय मैं एक नाम है के एस पी कहूंगा। सिमिलरली अगर मैंने किसी एक आदि सब्सटेंस को दो सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, किसमें? खैर ये बड़ा अजीब सा मसला है वैसे, किसमें मिक्स किया, उधर भी एक है सर वो, लेकिन पूरे का पूरा अगला मेरा टॉपिक इस बात पर है, पूरे का पूरा मेरा टॉपिक सॉल्युबिलिटी के पार्शियल होने पर है। सॉल्युबिलिटी के पार्शियल होने की वजह से डिफरेंट सिचुएशंस में जाकर डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डेवलप होंगे, और उनमें से किसी का नाम होगा के ए, किसी का नाम होगा के बी, किसी का नाम होगा के डब्ल्यू, किसी का नाम होगा के एस पी, किसी का नाम होगा के पी सी, और एक एंड पे अगले किसी चैप्टर में है के एस टी ए बी। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, आई बिलीव के स्टेबिलिटी या के स्टैब समथिंग उसको हम बोलेंगे। अब वो किस चीज की स्टेबिलिटी होगी, किस चीज की नहीं होगी, वो तो जब वक्त आएगा तो मैं तभी बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर आई बिलीव मैंने आपको 5 मोर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पढ़ाने हैं। कौन कौन से? के ए, के बी, के डब्ल्यू, के एस पी और के पी सी। तो एक काम करें, आप अगले पेज जहां पे आपके पिछले नोट्स खत्म हुए हैं उनको एएस वाली रिवीजन को खत्म करें, अगले पेज बनाएं और वहां जाके क्या करिए जी, वहां जाके
क्या मैं लिखवाना चाहता हूं वो जरा प्लीज सुन लीजिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो जनरल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, कौन से वाला मैंने बोला जी? पानी में डिसॉल्व होना, व्हाट इज इट? पानी में डिसॉल्व होना इज जनरली अ रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट फॉर ऑल द कंपाउंड्स बट फॉर सम कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व होना क्या है? इज जनरली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आई बिलीव जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें अगर आप कहते हैं सर एक हेबर प्रोसेस है, कह दें, फिर एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कह दें, फिर आप कहें सर स्टेरिफिकेशन है, कह दें, फिर आप कहते हैं सर जी कुछ डिकॉम्पोजिशंस हैं, कह दें। लेकिन मुझे इनसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट है? मुझे इनसे ज्यादा इंटरेस्ट है किस बात में? इस बात में कि डिसॉल्विंग इन वाटर, डिसॉल्विंग इन वाटर जो है वो भी जनरली क्या है? डिसॉल्विंग इन वाटर भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का कैटेगरी है। अब पानी में डिसॉल्व करना किस किस को है वो हम देख लेंगे, हमने किस किस को डिसॉल्व करना है, किस किस को नहीं करना। तो मैं रिवर्सिबल रिएक्शन में से किसको हाईलाइट कर रहा हूं जी? भी डिसॉल्व करने को। और डिसॉल्व करने की मैंने बात कर ली, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक ये वाली कैटेगरी आ गई। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का आपको क्या मतलब है? आप आई होप उसके लिए मुझे आपको कुछ भी नहीं लिखवाना, हाँ मैं यहां कुछ लिखवा देता हूं। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो सर जी या तो सिर्फ के सी है या फिर के पी है। और के पी में किस चीज की रेशो होती है? प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की। ये आपने लिखा हुआ है, मुझे दोबारा लिखवाना, जस्ट लिख रहा हूं के सी और के पी। अब जो लिखवाना है वो क्या लिखवाना है? देयर आर 5 मोर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इन A2 लेवल। There are what? 5 more equilibrium constants in what? In A2 level. I dot E वो कौन कौन से हैं? सुने जनाब साहब, it's Ka, it's Kb, it's Kw, it's Ksp and then it's Kpc। ये जो 5 हैं वो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश करनी है। के ए को, के बी को, के डब्ल्यू को, के एस पी को और के पीसी को। ये जो 5 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं इनको हमने यहां आपके A2 लेवल पर डिस्कस करना है। और इनमें ये जो आपका के ए है, व्हाट इज दिस के ए? इट इज ए फॉर व्हाट? एसिड। तो इसको बोलें जी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट इज दिस के बी? बी फॉर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। W, this is something water की डिसोसिएशन का कांस्टेंट। के SP, SP से निकलता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या? S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट। तो वो मैं देख लूंगा, सॉल्युबिलिटी का वर्ड आया होगा, आपको समझ आ गया होगा। SP के साथ लिखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। and there is this PC, call this as partition या partitioning, partition coefficient, partition coefficient constant। ये जो 5 कांस्टेंट्स हैं आपके सामने, ये हमारा A2 लेवल का सिलेबस है जनाब साहब। इनमें एक एक के साथ अपनी अपनी डिटेल है।
बहरहाल वहां पे आपने उनको लिखा है। यहाँ डिसॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज पानी में डिसॉल्व होती है तो या आयनाइज होती है, या इसका लफ्ज क्या है, डिसोसिएशन, 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 सॉल्युबिलिटी या पार्टिशनिंग। ये सब वर्ड्स बेसिकली किसके लिए होंगे, डिसॉल्व होने के लिए। डिसॉल्व होने के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल होते हैं? डिसॉल्विंग के लिए एक होता है सॉल्युबल, फिर एक लफ्ज होता है कोई आयनाइज, फिर एक लफ्ज होगा डिसोसिएट, फिर कहीं ना कहीं कोई पार्टिशनिंग का वर्ड भी शायद, बल्कि मैं भी पार्टिशनिंग नहीं लिखवाना चाहता। These words are enough कि सर जी जब आप डिसॉल्व करते हैं पानी में तो या तो आप कहते हैं क्या हो गया है, सॉल्युबल हो गया है, या आयनाइज हो गया है, या डिसोसिएट हो गया है। डिसोसिएट इनटू क्या हो गया है, इनटू व्हाट हो गया है, इनटू आई थिंक आयंस के अंदर डिसॉल्व हो गया है। खैर बहरहाल बजाय इसके कि मैं एक ही वक्त में 5 के 5 टॉपिक्स खोल दूं, ये तो मैंने आपको आपके चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया है। मैं 5 के 5 तो एक वक्त में नहीं समझा सकता। मुझे क्या करना है, मुझे बारी बारी कहानी लेके चलनी है। और बारी बारी कहानी कैसे लेके चलनी है जी, आई थिंक मैंने सबसे पहले यहाँ से कौन सा वर्ड पिक करना है, कल के लेक्चर में देखेंगे कि हमने क्या वर्ड पिक करना है, जहां से मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये मैंने आपके सामने एक आपके इस चैप्टर का A2 लेवल का समरी लिख दी है। मुझे ये सारा समझाना है जनाब आपको। किसी के पास कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए।